नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, चैप्टर 9 निर्भय बनो। उसके राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु और साहित्य का प्रकार है उपन्यास अंश। रेणु जी प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार, वर्तमान बिहार में पूर्णिया जिले में औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रितोपार्ज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो चुके हैं। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण संवेदनता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में नयापन और ताजगी है। मैला आंचल, पड़ती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा ठुमरी, अग्निखोर तथा आदिम रात्रि की महक उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे से के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहक का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक है वो विद्यार्थी में निर्भयता के गुणों का विकास हो, निर्भयता के वह पाठ सीखे, यही उसका शिक्षक का कार्य होगा। निर्भय का अर्थ होगा किसी से डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रियोदा है जो टोली का सबसे लीडर है और अपने साथी मित्रों को अलग तरह की जो जीवन मूल्य है वो सिखाता है। तो चैप्टर हम देखेंगे। प्रियोदा, जिसका नाम है प्रियव्रत राय, मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। कस्बा यानी गांव। शब्दार्थ देखेंगे हम। कस्बा यानी गांव, जो छोटा सा गांव है। स्कूल में जो सभी मास्टर यानी जो शिक्षक होते थे, बच्चे होते थे, वो तो उन्हें जानते ही थे, लेकिन जो उनका रहने का जो छोटा कस्बा यानी छोटा जो गांव था, उसमें भी सभी उसको पहचानते थे। हर रविवार को सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना मुहावरा भी हो सकता है। मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करना। सन्यासी आश्रम एक सन्यासी आश्रम है और वहाँ पर उस आश्रम के लिए झोली लटकाकर रविवार के दिन वो घर घर जाता है और हर घर से एक मुट्ठी दान मांगकर जितना भी अनाज इकट्ठा हुआ हो उसे वो सन्यासी आश्रम में दे आता है। तो वही मुठिया वसूलने का काम वो करता है। कभी अकेला है तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ जाए तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। टोली यानी दल। दल मंडली, उसकी जो टोली थी उस टोली के साथ वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। भला चंगा यानी स्वस्थ। जब तक वो स्वस्थ न हो जाए
तब तक उसकी टोली वहाँ से कहीं जाती नहीं है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हर रविवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ पर एकत्रित होते हैं। बालूचर यानी रेतीला पट। शनिवार के दिन छुट्टी के बाद प्रियोदा की टोली के सभी सदस्य उस बालूचर पर एकत्रित होते और दुनिया भर की वहाँ पे बातें वह प्रियोदा उन्हें सुनाता। रविवार का प्रोग्राम तय करते। देखो, खेलकूद के दौरान खेलकूद के अलावा गाने बजाने और दुनिया भर की बातें वह सुनाते। रविवार का प्रोग्राम तय करते, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। यानी शनिवार का पूरा दिन, शनिवार के दिन स्कूल से छूटने के बाद और रविवार के दिन का पूरा प्रोग्राम वह बालूचर पर बैठे बैठे ही तय करते। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य बनना चाहता है। क्लब यानी उनकी जो मंडली थी वो। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हो। देखो, यहाँ पे मुहावरा है, सिर से पैर तक देखना, सूक्ष्म निरीक्षण करना, भली भांति पहचानना। तो उससे पहले उन्होंने अच्छे से देख लिया और पूछा कि भारतवर्ष के ऐसे एक आदमी का नाम बताओ कि जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। और मोना ने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहे, फिर बोला, वकील। थोड़ी देर तो वह चुप रहा और बाद में कहता है वो वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर भी रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? क्योंकि उसकी दल का नियम था कि जो कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करने के लिए भी उनको वहाँ पहुँचना था। तो कहा कि बीमार लोगों की सेवा कैसे की जाती है तुम्हें पता है, तुम जानते हो? मोना ने जवाब दिया, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा पानी से फैलने वाली बीमारी है जिसे हम कॉलेरा भी बोलते हैं, तो कि अगर रोगी जो है वो हैजा से पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। फिर कुछ उत्तर न दिया। फिर प्रियोदा ने अगला सवाल किया, गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। गाना तो वो जानता है लेकिन वो तैरना नहीं जानता। बाद में उसने कहा, जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। ये जो सूर्यनारायण है वो भी उनके दल का ही एक लड़का है। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद ही तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर यानी निर्बल है, कमज़ोर यानी जो अच्छे से पढ़ाई उसको नहीं होती है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी उसे सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखाने का काम उसका है। जो सूरज है वो पढ़ाई में तो कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 बैठक करता है, दंड बैठक 100 करता है और दल के सभी सदस्यों को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी ये सूर्यनारायण की है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन को से गीत गाने की इच्छा प्रकट की। मोना को कहा कि तुम गीत सुनाओ। पहले तो लजाया यानी शर्माया।
पहले तो वो शर्माया, फिर किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह, और उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी राम रहीम जो सांप्रदायिक भेद है वो हमें खड़े नहीं करने हैं, सबको अच्छे मन से सच्चे दिल से रहना है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। देखो ये बच्चे हैं और सुबह में प्रभात फेरी भी वो करते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रियोदा को मोना को कहा कि इसको जो प्रभात फेरी वाले जो दोनों गीत है वो भी तुम इसे सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, पश्चिम की ओर, यानी अब सूर्यास्त होने का समय था। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की उस पार डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। परमान वो नदी है, तो सूरज जब अस्त हो रहा था तो परमान की धर पर, उसके प्रवाह पर सूर्य की अंतिम किरणें झिलमिलाई और बांसवन में पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। यानी शाम होते समय जो पखेरु यानी पक्षी दल बांधकर पखेरु यानी पक्षी भी शाम होते होते रात ढलने लगी है, वो भी अपने घर, बांस का वन है नदी के उस पार, बांसों से बना हुआ बांस का वन है, वहीं पे जाने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बनाकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गा रहा था, भोला गरीबन दिन पहिया, हरब भोला गरीबन की दिन। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे ही वो गाना गुनगुना रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पहिया, पिबेत काल लोटा लेलन छीन। कृत्यायंजा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी एक लोकगीत है। कृत्यायंजा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी एक लोकगीत का प्रकार है। लाचारी और ढाई। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। फायर करना यानी गोली मारी, किसने गोली चलाई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, क्योंकि वो गोली एक पखेरु यानी पक्षी को लगी और वो ही रेतीला पट जो था वहाँ पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। उसका जो दूसरा साथी था वो वहाँ पर अपने साथी को घायल पाकर व्याकुल होकर बहुत रोता रहा। विकल यानी व्याकुल। व्याकुल होकर रोता रहा। मटमेल अंधकार में अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अर्दलीनुमी यानी सरकारी नौकर और मूर्ख खचड़ा। देखो बाद में इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। अर्दली यानी सरकारी नौकर। अर्दलीनुमी है, सब डिप्टी साहब जो है उनका वो नौकर। मरी हुई चिड़िया के डेने यानी पंख पकड़कर चिल्लाया कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भरी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख। खचड़ा यानी मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला,
हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम था कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गलती मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले दल के नियम बनाए हुए थे और दल के नियम बनाए हुए थे उसमें भी एक यह नियम था कि कोई आपस की बातचीत में भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रियोदा के कहने पर फिर से इब्राहिम ने फिर से उन्हीं अपशब्दों का प्रयोग किया। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो ये 8वीं गलती है और जैसे ही तुमने ये 10 गलती की तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इसका मीनिंग यह हुआ कि सभी लोग इसे अपने दल में से निकाल देंगे, यानी वो टीम है उनकी, उन टीम से वो बाहर हो जाएगा। तुम्हारा मुंह खराब होगा। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? जो सरकारी नौकर है, सरकारी अफसर है, उन अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी आपत्ति। जो सरकारी अफसर है उन लोगों को अपशब्द कहने में क्या आपत्ति है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं, उसने कहा कि उनका तो कोई नहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो गाली देते हैं तो तुम बोलोगे तो तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे तो गाली देते हैं। कहा, वे ही क्यों, बहुत से लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। यह महीन बात देरी से बुझता है। महीन बात यानी सूक्ष्म। बूझना यानी समझना। बूझना यानी समझना। इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम को बहुत जो छोटी सी भी बात होती है वो बहुत देर से समझ में आती है। देखो इब्राहिम यही क्लब का मेंबर रहना हो तो इसके रूल्स को मानना होगा। अगर तुम्हें क्लब का सदस्य रहना है तो इस क्लब के जो नियम है वो तुम्हें मानना होगा कि कोई सदस्य आपस के बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मुन्ना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। बराबर। तो क्या बोलता है वो कि तुमको मैं अब रात को सहुआइन धर्मशाला थी उसी के पास सब आए और उन्होंने कहा कि चलो, एक दूसरे से सबने विदा ली और कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तुम जाओ। अब मोना को छोड़ने की जिम्मेदारी किसके पे आई? प्रियोदा पे। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। खंडहर पुरानी टूटी फूटी इमारत। खंडहर था और मैदान था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। एक तो पूरा मैदान है, रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, खंडहर है,
और मैदान है उजड़ा हुआ मकान, यानी कि वहाँ पर कोई रहता होता नहीं, पूरी टूटी हुई इमारत थी। तो पता है कि तुम्हें ये क्या है? यहाँ पर मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? संथाल, तो संथाल एक जाति है। संथाल एक आदिवासी जाति है जो नृत्य करते वक्त झुंड बनाकर नाचती है। तो प्रियोदा ने भी मनमोहन से कहा कि यहाँ पर जो प्रेतनियाँ हैं वो झुंड बनाकर नाचती है। क्यों अब डर लगने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, मोना ने इनकार कर दिया कि मैं यहाँ आ सकता नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। 10 काम करना, 10 काम करना यानी जो औरों के लिए काम करते हो उसे भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझको हंसकर कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसका भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो वह तुम्हारा गाना राम रहीम ना। और मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस इकाई से हमें यह सीख मिलती है कि बाल्यावस्था से ही हम अगर निर्भयता के पाठ सीख लेंगे तो हमारे जीवन में जो बाद का जो समय है, हमारे जीवन में आने वाले कई ऐसे प्रसंग हैं, उनसे हम अच्छे से उसको निपटाया कर सकेंगे। यानी हमें बचपन में ही इन गुणों का विकास कर लेना चाहिए कि जिनके कारण हमें आगे जाके कुछ पछतावा न हो। इसकी एक्सरसाइज अच्छे से लिखना। थैंक यू।